Good morning, dear students. Welcome to DSEJ Home Classes. It's a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Dear students, आज हम एक नया लेसन शुरू करेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमने 8th क्लास से साइंस से लिया हुआ है और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन, इट्स कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस और फाइनली फ्लोरा एंड फाना। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, उसके काज क्या हैं, मुख्य कारण क्या है उसके, और कंसिक्वेंसेस क्या हैं, और फ्लोरा और फाना क्या होता है। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स, इनके पेड़ पौधे और जानवर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लांट्स से हमारी बहुत सारी बेसिक नीड्स, रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी होती हैं। एनिमल्स से जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं तो वो एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। जैसे हमें गाय से दूध मिलता है, दही मिलता है, और भी जो दूध से प्रोडक्ट मिलते हैं। एनिमल्स को हम अपने जो जैसे हमारे बैल हैं उनको हम खेत में जोतते हैं, और भी जो डिफरेंट एनिमल्स हैं हमारे बहुत से अलग अलग काम करने में मदद करते हैं। इस तरह जो प्लांट्स हैं हम उनको डायरेक्टली खाते हैं, इनडायरेक्टली भी खाते हैं। वो हमारी जो डेली नीड्स उनको पूरा करते हैं। जो हमारी रोटी होती है वो प्लांट से ही मिलती है हमें। तो और भी जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हमें लकड़ी मिलती है, हम घर बनाते हैं प्लांट से। तो हमारी बहुत सी ज़रूरतें जो है एनिमल्स और प्लांट से पूरी होती हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो हम एनिमल्स और प्लांट्स के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। जो हम सांस लेते हैं ये भी हमें प्लांट से मिलती है। और वैसे भी ये पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए इन दोनों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इनको कंजर्व करना, यानी कि इनको प्रोटेक्शन देना और प्रिजर्व करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करके रखें। इनको अननेसेसरली नहीं काटना है या एनिमल्स को अननेसेसरली नहीं मारना है। इनको हंटिंग नहीं करनी है, पोचिंग नहीं करनी है। तो दैट वाज एन ओवरव्यू ऑफ अ लेसन दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम जाते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डिफॉरेस्टेशन। तो देखते हैं सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन क्या है। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, जैसे आप यहाँ पर पिक में देख भी रहे होंगे कि बड़े सारे प्लांट्स काटे हुए हैं, ठीक है। ये जैसे आप पिक्स में देख रहे हो कि यहाँ पर प्लांट्स को अननेसेसरी काट के फेंका गया हुआ है। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज़। ये जो फॉरेस्ट है, ये जंगल है, इनको काट के, पेड़ पौधों को काट के जो वो लैंड है उसको किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करना। जैसे हम जंगलों को काटते हैं तो वो जो लैंड है उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे खेती बाड़ी कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, रोड्स वगैरह बना सकते हैं। तो इन जो पर्पज़ के लिए जब हम प्लांट्स को काटते हैं लार्ज स्केल पे, जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा काटते हैं, तो तब उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है? इट इज़ द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज़। फॉरेस्ट को काटना और वो जो लैंड है उसको दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज़ और पर्पज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हम डिफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांट्स को क्यों काटते हैं, इसका पर्पज़ क्या है और क्या इसके कॉजेज़ हैं, मुख्य कारण क्या हैं। तो क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्यों हम इसको काटते हैं। ट्रीज़ को काटने के पीछे जो मुख्य कारण है वो है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो पेड़ पौधों को काटने के बाद जो लैंड वहाँ पर बढ़ेगी उसको कल्टीवेशन के लिए, यानी कि खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करने के लिए। जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जितने ज़्यादा लोग होंगे, तो उतने ज़्यादा घर बनाने पड़ेंगे। तो घर बनाने के लिए हम लैंड को ये क्लियर करते हैं, फॉरेस्ट को। इतने ज़्यादा लोगों को खाना प्रोवाइड करना है तो हमें उतनी ज़्यादा ज़मीन चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए। तो वो जो लैंड है, लैंड तो बढ़ ही रही है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जंगलों को काट रहे हैं और उसको खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़। अब ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा घर भी चाहिए। अब घर बनाने हैं, जगह तो नहीं बढ़ रही है, जगह तो उतनी ही है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, जंगलों को काट रहे हैं और हम पर अपने घर बना रहे हैं। तो हम प्लांट्स को क्यों काटते हैं? घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए। अब ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, तो उनको जो चीज़ें हैं उनकी भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। और जो हमारी डेली नीड्स की जो भी चीज़ें हैं, आर्टिकल्स वगैरह हैं, वो हम जो मिलते हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। तो फैक्ट्रीज़ कहाँ इस्टेब्लिश करोगे, उसके लिए भी आपको लैंड चाहिए। तो उसके लिए हम इनको प्लांट्स को क्लियर करते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, या बाकी जो भी चीज़ें फैक्ट्रीज में बनती हैं, तो ये
जो फैक्ट्रीज़ हैं वो इन्हीं जगहों पे जो हम जंगल काटते हैं तो इन्हीं जंगलों को काटने के बाद जो लैंड होती है वहाँ पर हम फैक्ट्रीज़ बनाते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग फर्नीचर आर यूजिंग वुड एज फ्यूल। फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए भी हमें लकड़ी चाहिए और लकड़ी हमें प्लांट से आती है, इसलिए हम फॉरेस्ट को काटते हैं। एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं वुड को। उसके अलावा टू क्लियर लैंड फॉर कैटल ग्रेजिंग, तो कैटल जो हमारे माल मवेशी है उनको चराने के लिए हम लैंड जो है उसको हम क्लियर करते हैं, जंगलों को काट कर हम फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं अपनी जानवरों को, जो हमारे माल मवेशी हैं उनको चराने के लिए। इसके अलावा कुछ नेचुरल कॉज भी हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर। और अगर जंगल में आग लग जाएगी तो लाखों करोड़ों प्लांट्स उसमें जल जाते हैं, तो ये भी एक डिफॉरेस्टेशन का काज है। आप काटना नहीं चाहते होंगे, लेकिन अगर अचानक से आग लग जाए तो उससे भी डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। नेक्स्ट है सीवियर ड्रॉट्स, अगर सूखा पड़ जाए तो उससे बहुत सारे प्लांट्स जो वो सूख जाते हैं और उसमें भी खुद भी आग लगने के चांसेस रहते हैं। तो ये थे कॉजेज़ और मेन पर्पज़। नेक्स्ट, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया हुआ है, फॉरेस्ट को क्लियर किया हुआ है और जो लैंड है उसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ उगाया गया है, तो पहले यहाँ पर जंगल रहा होगा, तो जंगलों को, पेड़ों को काट के ये जो कल्टीवेशन के लिए लैंड तैयार की गई है। इस तरह से आप यहाँ पर भी देख रहे हो, तो चारों तरफ से जंगल है, तो ये बीच में भी जो जंगल ही था इसको काट के खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया गया। इस तरह से हम जंगलों को काटते जा रहे हैं और इस्तेमाल करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर हम जंगलों को काटेंगे तो उसका हम पे क्या असर पड़ेगा, तो देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, कैसे जंगलों का काटना हमारे लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है। सबसे पहले है इट विल लीड टू शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स। अगर आप ज़्यादा जंगलों को काटोगे तो आपको आने वाले टाइम के लिए लकड़ी की जो है शॉर्टेज हो जाएगी और जो फूड प्रोडक्ट्स हमें जंगलों से मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। जैसे आज ही हम देखते हैं कि हमें घर बनाने के लिए भी लकड़ी नहीं मिलती है, क्योंकि जंगल हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं और अब तो गवर्नमेंट काटने भी नहीं देती है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जंगलों को ज़रूरत से ज़्यादा काटा। अगर हम उनको सही ढंग से इस्तेमाल करते तो ये नौबत नहीं आती। तो अगर हम अभी भी नहीं रोके और ज़्यादा जंगलों को काटते जाएंगे तो आने वाले 100 सालों में जो लोग होंगे उनको लकड़ी जलाने के लिए या एक छोटा सा घर बनाने के लिए भी नहीं मिलेगी। इट विल कॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। जंगलों को अगर हम काटेंगे तो उससे क्या होता है, जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का तो पूरी जो अर्थ है वो गर्म हो जाएगी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जो बर्फ़ है पहाड़ों पे वो पिघलेगी और वो जो दरिया हैं, जो समुद्र है, वहाँ पर जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा और जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उनको भी उस पानी में मर्ज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, कि उनको डूबने के ज़्यादा चांसेस हैं। और पहाड़ों पे क्या होगा, पहाड़ों पे जब बर्फ़ नहीं होगी तो जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं तो उनको पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारे चश्मे वगैरह हैं यहाँ पे जो पानी आता है तो ये बर्फ़ का ही पानी होता है। तो जब बर्फ़ नहीं रहेगी, सारी बर्फ़ पिघल के पानी बन के चली जाएगी तो पहाड़ों में पानी की शॉर्टेज हो जाएगी और जो लो लाइंग एरिया वहाँ पर जो है वो जो पानी का लेवल बढ़ जाएगा और जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो उसमें डूब जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन विल कॉज सॉइल इरोजन मेकिंग सॉइल इनफर्टाइल एंड लीड टू डिजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन भी होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, जब भी फ्लड आएगा तो मिट्टी बह के चली जाएगी। इससे जो ऊपर वाली मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है, ये बह के चली जाएगी, तो नीचे जो कंकर आ जाएंगे, पत्थर वगैरह आ जाएंगे, तो उसमें तो कुछ भी फसल वगैरह नहीं उगेगी। जो हमारी ज़मीन है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, इनका बंजर भूमि बन जाएगी, जिससे डिजर्टिफिकेशन बढ़े जाएगा, यानी कि रेगिस्तान वाला जो इन वातावरण वो बढ़ता जाएगा, यानी कि रेगिस्तानीकरण, अब इसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन बढ़ता जाएगा, जिस पे कोई फसल पैदा नहीं होगी। इट विल कॉज फ्रीक्वेंट फ्लडिंग ऑफ रिवर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जैसे हमने पहले ऊपर बताया कि गर्मी बढ़ेगी तो पहाड़ों पे जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, तो रिवर्स में फ्लडिंग आएगी लगातार, और इससे फ्लड आने से काफ़ी नुकसान होता है, ज़िंदगी और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान होता है, जान भी जाती है और जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान होता है। और ऐसे भी इससे जो हमारा पैटर्न और रेनफॉल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कभी तो बारिश होगी नहीं, सूखा पड़ जाएगा, जब होगी तो फ्लड आएगा, तो इससे हमें काफ़ी नुकसान होगा। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द वाटर साइकिल लीडिंग टू डिक्रीज इन रेनफॉल। डिफॉरेस्टेशन से जो हमारा वाटर साइकिल है ये इफेक्ट होता है, इस पर भी असर पड़ता है। दिस डिक्रीज इन रेनफॉल,
जब वाटर साइकिल पे असर पड़ेगा तो जो हमारा रेनफॉल है तो वो भी कम होगी, यानी कि जो बारिश है वो कम होगी। तो जिस डिक्रीज इन रेनफॉल, जब बारिश कम होगी, इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर विच लीड्स टू ड्रॉट्स। तो जब बारिश नहीं होगी तो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि जो ज़मीन के अंदर पानी है वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होता है सूखा पड़ जाएगा। जैसे जो पंजाब वाले की धरती है वहाँ पे काफ़ी हैंडपम्प वगैरह लगे हुए हैं, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, तो वो ज़मीन के नीचे के पानी को पंप से ऊपर लाते हैं और वो खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन जब बारिश कम होगी तो जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे चला जाएगा, कम होता जाएगा, तो इससे हम जो पानी हमें नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। ज़मीन के जो पानी है वो बहुत नीचे चला जाएगा, हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। अब ये मान लो अगर हमें 2 मीटर खुदाई करने से पानी मिल जाता है, तो आने वाले टाइम में अगर इस तरह से रहा तो वो 10 मीटर तक नीचे चला जाएगा या 20 मीटर चला जाएगा, तो हमें वो मिलेगा नहीं, जिससे सूखा पड़ सकता है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डिफॉरेस्टेशन, अगर आप जंगलों को काटते हो तो जंगलों में आपको पता है कि बड़े सारे जानवरों का घर है, जानवर जंगल में रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब आप प्लांट्स को काट दोगे तो वो कहाँ रहेंगे, वो मर जाएंगे, उनकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी। ऑलरेडी बड़े सारे जो एनिमल्स हैं वो आज मिलते नहीं, पृथ्वी पर पाए नहीं जाते हैं, और जो बड़े सारे ऐसे हैं वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ होने वाले हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में है, यानी कि उनकी जो पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है। क्यों? क्योंकि जंगली नहीं है, उनके जो घर ही हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका जो हैबिटेट था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो इससे जो बड़े सारे एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे आने वाले टाइम पे। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो डिफॉरेस्टेशन से, जंगलों को काटने से जो हमारी सॉइल है इसकी जो वाटर को, जिनको पानी को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है इसकी, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो भी कम हो जाएगी, यानी कि ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। जब भी बारिश होगी तो पानी ऊपर से ही चला जाएगा, तो उससे ज़मीन के अंदर कम पानी जाएगा, जिससे ग्राउंड वाटर कम होगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द डिफॉरेस्टेशन, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट, जैसे आप देख रहे हो कि इससे क्या क्या होता है डिफॉरेस्टेशन से। इससे पहले ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, पोल्यूशन फैलता है, जैसे जंगल में आग लगेगी तो काफ़ी धुआं निकलेगा, उससे पोल्यूशन होगा, ड्रॉट, सूखा पड़ेगा, डिजर्टिफिकेशन, जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, एनिमल एंड प्लांट लाइफ अफेक्टेड, जो एनिमल और प्लांट हैं उनकी लाइफ को भी असर पड़ेगा, उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी हो जाएगी, और फ्लडिंग ऑफ रिवर्स, जो रिवर्स हैं वहाँ पर फ्लड आ जाएगा। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं डिफॉरेस्टेशन का असर हमारे ऊपर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? तो फ्लोरा एक टर्म है जो प्लांट्स को दी हुई है, जो आप अपने आसपास जितने प्लांट्स देखते हो फॉरेस्ट में या अपने खेतों में, उनको हम फ्लोरा बोलते हैं। द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया टर्म फ्लोरा। तो जो भी आप प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनको हम फ्लोरा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप प्लांट्स के इमेजेस देख रहे हो, तो ये प्लांट्स यहीं के लोकल हैं, तो इन्हीं प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। इनके एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स आप डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स देखते हो उसको हम फ्लोरा बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फाना। तो फाना भी एक टर्म है जो एनिमल्स को दी गई है। जैसा आप इमेजेस में एनिमल्स देख रहे हो, ठीक है, ये डिफरेंट एनिमल्स हैं, कैमल्स हैं, मंकीज़ हैं, और भी जो एनिमल्स आप फॉरेस्ट में देखते हो या अपने आसपास देखे हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फाना बोलते हैं। द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया टर्म फाना। तो फाना क्या है? एनिमल्स। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो जानवर पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं फाना। तो फ्लोरा एंड फाना जो टर्म है ये प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि हमारे इलाके में कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं तो उनको हम बोल सकते हैं फ्लोरा एंड फाना। तो दैट वाज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन के बारे में और फ्लोरा और फाना के बारे में। नमस्कार, थैंक यू।